गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फोर्थ में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ बॉन्ड पोलरिटी एंड इट्स अनदर नेम इज़ डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। बॉन्ड पोलरिटी या डाइपोल मोमेंट एक ही बात है। देखिए इसको हम पढ़ते हैं अब। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of the charge q and distance between the center of positive and negative charge d known as dipole moment mu। डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे म्यू से। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, q इंटू डी। q इंटू डी का मीनिंग क्या है कि आपके पास में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और दोनों एटम हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है q, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है d, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास में बॉन्ड पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अभी तक आपके 11th लेवल का जो टॉपिक है ये, इसमें आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको वो याद करनी पड़ेगी, है ना। हमारे पास में किसी भी एटम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, हमें उस वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे हम। जैसे यहाँ कुछ एटम्स की मॉलिक्यूल्स की कंपाउंड्स की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी हुई है। जैसे HF की दी हुई है 1.78, HCl की 1.07, HBr की 0.79। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, म्यू वैल्यू है। HI की इतनी रखी है। इन सब की डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो है। BF3 की डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो है। ठीक है ना। सो एग्जाम में क्वेश्चन अभी आपके इस लेवल पे क्या आता है कि इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना, इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू। किन कंपाउंड्स की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी वो आपको पता लगाना होता है, या फिर किसकी जीरो नहीं होगी वो आपको पता लगाना होता है ना। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट विच कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू, वो हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो आप, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड की ज्योमेट्री हमें मालूम करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसके अंदर, कि विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ कि जिन कंपाउंड से ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, यानी कि उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई कंपाउंड जैसे BF3 ये कंपाउंड है, इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। जैसे ये बोरोन है, इसमें इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर BF3 की ज्योमेट्री है। ठीक है ना। अब देखो आप, इसके अंदर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, तो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की होगी। अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। इधर भी फ्लोरीन अट्रैक्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी फ्लोरीन अट्रैक्ट किए और इधर भी फ्लोरीन ने, तीनों फ्लोरीन ने अलग अलग डायरेक्शन में 120 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन्स अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए। तो देखो आप, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो सिमेट्रिकली तीनों तरफ हो रहा है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए इसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसके विपरीत अपोजिटली अगर चार्ज किसी एक तरफ चला जाता है, चाहे वो लेफ्ट साइड जाए, अब किधर भी चला जाए एक तरफ, तो उसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम HF में देखो आप, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे फ्लोरीन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो फ्लोरीन जो एक नेगेटिविटी थी ना, वो किसने अट्रैक्ट कर ली, फ्लोरीन ने, तो इस तरफ चली गई नेगेटिविटी, एक तरफ मूव कर गई नेगेटिविटी, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इसकी डाइपोल मोमेंट की जीरो नहीं होगी, चाहे कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो अगर स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकली अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तीनों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इसमें कार्बन बीच में और Cl, चारों Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, ये CO2 है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है जीरो है, कार्बन बीच में आ रहा है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो बोथ ऑक्सीजन एटम्स आर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट। ओके, दैट्स वाई इट्स म्यू वैल्यू इज जीरो, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल डायरेक्शन। ओके, इस तरीके से हम चार्ज के बेसिस पर और उनकी ज्योमेट्री के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्मॉल टॉपिक्स वी कैन एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वो ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है इसके अंदर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये एक थ्योरी दी हुई है, VSEPR वेस्पर्ट थ्योरी, ठीक है ना। ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ओके, एंड दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द रिपल्शन और इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। क्या होता है, देखो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, पहले अपन पढ़ते हैं। देखो मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। जैसे अगर कोई कंपाउंड है AB2, ये एक कंपाउंड है, इसकी मैंने ज्योमेट्री ये बनाई A, B और ये B। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। A और B के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेडिंग होने के बाद में जो बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी बॉन्ड बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, तो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेक पार्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दे आर प्रेजेंट एज अ लोन पेयर, सो दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री है, वो किसी बॉन्ड के बनाने में पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो उस एटम के ऊपर फ्री फॉर्म में बैठे हुए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं, उनको रखा हुआ है। तो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टू टाइप्स के हो गए इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कौन सा हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब देखो कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं VSEPR थ्योरी के। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड होगी, कितने लोन पेयर है उस कंपाउंड के अंदर और कितने बॉन्ड पेयर है उस कंपाउंड के अंदर। ईच बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल विद ईच अदर। अब क्या होता है, ज्योमेट्री जब बनती है, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे मैंने अभी BF3 बनाया था ना, BF3 ये मैंने ऐसे बनाया है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फ्लोरीन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से ये दूर रहना चाहते हैं और एक ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। अपने आप को 3D में, स्पेस में ये इस तरीके से सेट करते हैं कि ये मिनिमम रिपल्शन में आ जाए और वो उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बन जाती है फिर, ठीक है। अब बॉन्ड किस तरीके से इनमें रिपल्शन होता है, उनका जो सीक्वेंस है वो क्या रहती है, वो भी अपन देखते हैं। अराउंड द सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एडजस्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट दे फील मिनिमम रिपल्शन। जैसे स्पेस होता है ना, जैसे पूरा अपना जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर सन एंड प्लैनेट्स अपनी अपनी पोजीशन पे इस तरीके से अटके हुए हैं कि न तो ये किसी से टकराते हैं, न एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, न एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर कंपाउंड और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फिक्स होती है। द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का तो रोल रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उसका भी रोल रहेगा। BF3 के अंदर फ्लोरीन की जो मॉलिक्यूल है ना, वो इतनी दूर दूर हैं, यहाँ पे 120 डिग्री एंगल पे ये। क्यों BF3 की स्ट्रक्चर ये क्यों नहीं बनी, B, F और F ये क्यों नहीं बनी। मान लो ये बनती तो ये फ्लोरीन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि ये दूर दूर रहना चाहते हैं ये, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायंगुलर बन गई। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5th पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड पेयर के बीच में, LP मतलब लोन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर, जो इनके बीच में जो रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या क्या है। तो इनका ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर के बीच में, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब इसका मीनिंग क्या है, बॉन्ड पेयर का मतलब कि जो दो बॉन्ड बने हुए हैं ना, जैसे अभी आपने बनाया था AB2 वाला, तो A, B और B, ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है इनके बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा, ये पास पास रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ये वाला लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, यानी कि आपने ये बनाया, आपने A बनाया, इसका एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ और A के ऊपर एक लोन पेयर है, एक तो ये तो बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। और एक क्या अपना सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। यानी कि ऐसे अगर लोन पेयर दो आ जाए एक ही एटम के ऊपर, एक यहाँ पर भी आ गया और एक इधर भी आ गया, इनके बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा,
ठीक है, उससे ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर जो कंपाउंड है उसकी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है ना। द ज्योमेट्री एंड द स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड। अब किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर की क्वांटिटी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बॉन्ड पेयर 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी लोन पेयर कितने भी बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, वो कंपाउंड के फॉर्मूले पर डिपेंड करता है और उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी कौन सी थी, वेस्पर थ्योरी थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अब देखते हैं अपन, हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization. It is the phenomenon of intermixing or overlapping of orbitals of different energies as to redistribute their energies to give now new set of orbitals of equivalent energies and shape is called hybridization. ठीक है, डेफिनेशन जो है इसकी वो आपको समझ में नहीं आई है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझाता हूँ। इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एस पी डी और एफ ये सब ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने एक फॉर्मेशन किया यहाँ पर मीथेन का CH4 का, CH4 का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ओवरलैप करते हैं और इंटरमिक्स होने का क्या मीनिंग है और ऑर्बिटल्स का क्या मीनिंग है। जैसे कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका होता है 1s2 2s2 2p2। तो देखो आप, सबसे बाहर क्या आ रहा है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p2 होता है, तो इसका p ऑर्बिटल, कार्बन का सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो कार्बन के तो p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका होता है 1s1, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है ना, कार्बन का तो p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, बोथ ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है ना, इनमें कार्बन के p ऑर्बिटल की और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की एनर्जीज में गैप है, किसी की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, किसी की एनर्जी कम हो सकती है, दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। बट आफ्टर दी ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, s और p की ओवरलैपिंग होने के बाद अब जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बन रहा है वो कौन है, मीथेन। पहले दोनों अलग अलग थे, कार्बन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, इनके बॉन्ड्स ने, इनके जो सब ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने क्या किया, ओवरलैप किया, ओवरलैप करने के बाद में नया कंपाउंड क्या बना, मीथेन बना। अब मीथेन की जो कंपाउंड्स की जो एनर्जीज है, मीथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो एनर्जी है अब वो बराबर हो गई है, एस और पी की पहले अलग अलग थी ना, अब वो बराबर हो गई है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, एस और पी की डिफरेंट एनर्जी थी, वो ऑर्बिटल्स एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज टू गिव अ न्यू सेट क्या बना, मीथेन बना, ऑफ ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी। अब मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की एनर्जी इक्विवेलेंट हो चुकी है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ते हैं अपन, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग वो क्या चीज़ होती है। बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स sp एंड df देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिग्मा और एक पाई होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब देखो, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं इससे, जैसे हिंदी में आधा न बनता है ना, तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है आपके इस तरीके से। पाई तो आप जानते हो ये पाई बॉन्ड है। दीज आर दी सिम्बॉल्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है और ये पाई बॉन्ड का सिंबल है। ठीक है, अब सिग्मा और पाई बॉन्ड जो हैं ये एक्चुअल में होते कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना उससे बनते हैं ये, बट इनकी जो स्ट्रेंथ होती है और इनकी जो फॉर्मेशन का मेथड है उसके बेसिस पर इनको नाम दिए हुए हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, देखो अगर किसी कंपाउंड के अंदर S और S सब ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, तो S की जो शेप होती है ना वो होती है राउंड शेप, हमेशा S जो है वो राउंड शेप का होता है, ऐसे इस तरीके से होता है S ऑर्बिटल। तो एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करता है तो इस तरीके से उसमें ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइन बनानी है और शो करना है कि एक S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है, इंटरमिक्स हो रहा है, तो इसको बोलते हैं SS ओवरलैपिंग। और बाय दी SS ओवरलैपिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है इससे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड फिर से बता रहा हूँ, दीज आर दी पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है ना कोवेलेंट बॉन्ड, उसी का एक पार्ट है, नाम अलग अलग दे रखा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो S और S, जैसे मान लो आपके पास में हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन गैस क्या होती है H2 होती है, तो H2 कब बनता है, एक H प्लस
इन दोनों से बनता है H2, ठीक है ना। तो एक H का मतलब क्या हुआ 1s1, दूसरे H का मतलब क्या हुआ 1s1। तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में जब ओवरलैपिंग करता है तो इससे बनता है H2 कंपाउंड। तो इसमें एस एस ओवरलैपिंग हुई है, एक कंपाउंड एक एटम के एस की और दूसरे एटम के एस जो सब शेल्स हैं ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो उसको बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग और इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं एस पी ओवरलैपिंग, जैसे अभी आपने मीथेन में किया था, एक तो एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल, इससे बनता है एस पी ओवरलैपिंग। ये 2 टाइप की होती है, एक एस और एक पी। अगर आपने क्या किया है, पी की जो शेप होती है ना वो एक्स एक्सिस पर, पी एक्सिस में मैंने पहले बताया था आपको पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 होते हैं ये, तो पी जेड की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है इसकी शेप या एक इस तरीके से प्रेजेंट है इसकी शेप, दोनों केसेस में ओवरलैपिंग ऐसे होगी, एक में ऐसे होगी, सेकंड वाले में ओवरलैपिंग हुई नहीं है। देखो आप, डंबल शेप होती है पी की, तो पी की जो डंबल शेप है और एस की जो राउंड शेप है स्फेरिकल शेप है उसके बीच में ओवरलैपिंग यहाँ नहीं हुई है। देखो आप, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है। लेकिन यहाँ मैंने लाइन बना रखी है ऐसे, तो यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन एस की और पी की डंबल शेप अगर इस तरीके से है तो वहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती है। अब आता है पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे पी के एक पी का ऑर्बिटल ऐसे और दूसरे पी का ऑर्बिटल ऐसे अगर ओवरलैप करता है तो उसको बोलते हैं हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इससे बनता है पी पी ओवरलैपिंग, इससे भी बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो फिर पाई बॉन्ड कब बनेगा, वो बनता है इस तरीके से। अगर बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक पी ऑर्बिटल ऐसे दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे, तो इनके ये वाले जो पार्ट है ना ये करते हैं ओवरलैप। वो देखिए आप, ये हो रहा है इसके अंदर ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। तो जब भी किसी कंपाउंड में 2 एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी पी और पी ऑर्बिटल्स के बीच में, ओके, इससे बनेगा पाई बॉन्ड। केवल तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बाकी सारे केसेस में सिग्मा बॉन्ड बनता है। इससे बनता है केवल पाई बॉन्ड, ठीक है, यह आपको याद रखना होगा। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है वो अपन देखते हैं। देखो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, अभी आपने ऊपर पढ़ा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड डिफरेंस क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग, और ये केवल किससे बनता है, पी पी ओवरलैपिंग, वो भी कौन सी, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इट डज नॉट अफेक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बट इट अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। जो पीपी जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके बॉन्ड एंगल पे ये थोड़ा सा इफेक्ट डालता है बस, ठीक है। लास्ट डिफरेंस वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग। इस वजह से जब भी कंपाउंड में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड बाद में टूटता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जब बताया था रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड टूटता है और लोन पेयर बनते हैं, फिर से वही लोन पेयर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर कंपाउंड ही खत्म हो गया, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ही टूटते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो यहाँ मेंशन की हुई नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना इस 4th पॉइंट के नीचे, दैट इज़ नॉट अ डिफरेंस, ठीक है ना, वो डिफरेंस नहीं है। पहले नंबर में डालना है, इसके अंदर आप डायरेक्ट लिख लेना, कोई टॉपिक नहीं है ये, या टॉपिक डालो तो लिख लेना नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये वाला टॉपिक आप ऊपर डालना, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। उसके नीचे फर्स्ट नंबर पर लिखना, मान लो किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही बॉन्ड है, तो इसके अंदर केवल 1 सिग्मा होगा और 0 पाई बॉन्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक पे तो आपको ये लिखना। सेकंड, ये कार्बन और कार्बन तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ज़्यादातर। अगर 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इस डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा, 1 सिग्मा होगा और 1 पाई बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई। वीडियो को आप रोक के फिर से देख लेना। थर्ड नंबर पे अगर है कि किसी 2 एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। अब आता है आपके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, मीथेन का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और नया कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो देखो आपके कोर्स में जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो कौन कौन से हैं। एक तो है sp, फिर sp2, sp3, sp3d और एक है sp3d2। दीज आर दी नेम्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। टाइप्स तो ही है, यही हाइब्रिडाइजेशन के नेम भी हैं, है ना। अब अगर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, किसी कंपाउंड के अंदर मान लो sp है हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, लीनियर बनेगी। ज्योमेट्री हमेशा लीनियर बनेगी, उसकी फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री का। इफ़ दी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इट्स ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, देखो लीनियर ज्योमेट्री ऐसी होगी, सिंपल, ये लीनियर ज्योमेट्री ये वाली, ठीक है ना, एक सिंपल लाइन जैसी होगी लीनियर ज्योमेट्री। अब आती है आपके ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये होती है sp2 के अंदर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है वो ऐसी बनती है, ये ट्राइगोनल है और एक प्लेन पे है, ठीक है ना, जैसे पेपर का प्लेन जो होता है ना, उस पेपर के प्लेन पे ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। इसमें 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ये देखो ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इफ़ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, सो इन केस ऑफ sp3 द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल जो है वो फिक्स है, वो है 109.2 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है ना, 109.28 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, वो कैसी होती है, देखो आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से। जैसे आपने 3 पेन को, आपके पास 4 पेन है, 4 पेन में से आपने 3 को तो ऐसे पकड़ा हुआ है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से आपने 3 पेन को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, और एक पेन इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस तरीके से एक पेन यहाँ ऊपर प्रेजेंट है, तो वो बनती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब अगर है हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट जो आपके है वो है sp3d। मान लो है sp3d, तो sp3d केस में ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, इसको TBP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री। इसमें बॉन्ड एंगल 2 बनते हैं, 120 डिग्री का भी बनता है और 90 का भी बनता है। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री कैसी होती है, देखो बाई पिरामिडल, ये आपके बन गया ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बन गया, है ये ट्राइगोनल। इसमें बाई पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, तो जो एटम ऊपर और नीचे होंगे उनको आपको इससे अटैच करना है। देखो ये बन गया एक पिरामिड, और एक पिरामिड ये बन रहा है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो नीचे होके जा रहा है, इस प्लेन के नीचे होके ये बॉन्ड एंगल जा रहे हैं नीचे वाले, इससे बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री। फिर लास्ट आता है आपके sp3d2। ओके, इफ़ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, इट्स ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। क्या बन रही ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल केवल 90 का होगा, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी। ठीक है, वो कैसे बनती है, देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये बन गया नीचे स्क्वायर, बीच में प्लेन पे, ठीक है ना, और एक ऊपर एटम प्रेजेंट है, एक नीचे एटम प्रेजेंट है, इनको हम चारों लाइन को मिलाएंगे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब जैसे जैसे किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाते हैं तो उसके अंदर ज्योमेट्री भी उसकी चेंज होती जाती है। सबसे पहले पर पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विद ईच अदर इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। सपोज आपको ये पूछ ले कि फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2, ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जो मेथड मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ वो अच्छी तरह समझना। जितने भी कंपाउंड हैं, कोई सा भी कंपाउंड आ जाए किसी भी लेवल का, ओके, उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का मेथड यही रहता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझना आप इसको, कैसे मैंने वीडियो बनाया है इसका। देखो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम ढूंढना है। ये जो आपके पास कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, इसका सेंट्रल एटम होता है बेरिलियम, है ना। आप कैसे पता लगाओगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है, उसका एक तरीका है पता लगाने का कि जो उस कंपाउंड केवल मिनिमम क्वांटिटी में है वो होता है उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम। ठीक है, बेरिलियम। उसके बाद में आपको क्या पता लगाना है कि बेरिलियम का, स्टेप बाय स्टेप समझना ध्यान से अच्छी तरह। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
तो फिर आप लिखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, तो आपने यहाँ लिख दिया बेरिलियम का एटॉमिक नंबर B4 और उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कहने का मतलब क्या हुआ, बेरिलियम के 4 है तो 1s2 और 2s2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, जो सबसे बाहर आ रहा है 2s2 ये वाला। तो आपने आउटर मोस्ट अंदर वाला लिखने की हमको जरूरत नहीं है, पूरा लिखना ही नहीं है आपको, सबसे बाहर वाला लिखना है केवल बस। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, 2s2 हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले इसके अंदर 2 स्टेट बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं ग्राउंड स्टेट और एक बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब बेरिलियम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग नहीं कर रहा है उस समय, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में देखो एस ऑर्बिटल मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे एक ही बनता है, पी बनते हैं ये 3, डी वाला बनेगा तो डी आएगा, तो ऐसे 5 बनेंगे उसमें ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अभी हम बना रहे हैं केवल एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भर दो। ये आपने इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने यहाँ पे, ये भर के देखो। अब इसके आगे पी ऑर्बिटल्स, 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, और 2p आपने बना दिया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं, वो वैकेंट है अभी, तो आगे इसको बोलते हैं वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये है वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स। ये सब में आएगा आगे, है ना, वो क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आप 1s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। एक्साइटेड स्टेट बनाने से पहले आपको ये देखना है कि बेरिलियम कितने क्लोरीन के साथ में अटैच है। तो बेरिलियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ में अटैच है, Cl2 है ना 2। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ऐसे आएगा। तो इस केस में आपको बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉनों को सिंगल करना होगा। एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इनको आपको सिंगल करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के पी में भेजना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहाँ भेजा, पी में भेजा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में जाएगा तो वापस वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इन दोनों के अंदर, यहाँ पे मैंने जो डार्क बना रखा है ना, वो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी जो डार्क बना रखा है, जंप करके आया है अभी, वो भी डार्क वाला बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है। अब Cl जो नीचे आए हैं, जो बेरिलियम के साथ में 2 Cl हैं, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है वो Cl का इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो एक तो वो कहाँ गया, 2s के अंदर, और एक p के अंदर गया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, वही होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखो आप इसके अंदर अब शेयरिंग कहाँ कहाँ हुई है, एक तो हुई है s के अंदर, मतलब कि 2s वाले में, और एक हुई है 2p वाले में, 2 में हुई है, एक s में और एक p में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या हो गया इसका, sp हो गया। क्या हुआ इसका हाइब्रिडेशन, sp। ये आपने पता लगा लिया अभी इस मेथड से। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि अपन sp पढ़ रहे हैं, इसलिए इस बेरिलियम क्लोराइड के अंदर sp होगा। मान लो अपन को पता नहीं हो तो भी अपन पता लगा सकते हैं इस मेथड से कि ये बेरिलियम जो है BeCl2 वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ज्योमेट्री क्या होती है sp के अंदर, लीनियर होती है, तो आपने लीनियर ज्योमेट्री लिख दी। बॉन्ड एंगल 180 का बनता है, उस टेबल से देखिए ऊपर, ये हो गया इसका ज्योमेट्री हो गई। बेरिलियम क्लोराइड की ज्योमेट्री है वो ये वाली हो गई, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लीनियर ज्योमेट्री बन गई इसकी बेरिलियम क्लोराइड की। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी ज्योमेट्री है बेरिलियम क्लोराइड की। ठीक है, इस तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप वी कैन फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला sp2। इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। एग्जाम्पल है BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। मेथड वही फॉलो करना है। फर्स्ट जो स्टेप है वो है बोरोन का एटॉमिक नंबर और उसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, वो ऊपर लिख दो। फिर इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले आपको s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और p में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक क्लॉकवाइज आएगा एक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, p में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट बनाने से पहले ये देखो कि बोरोन कितने फ्लोरीन से अटैच है, तो 3 फ्लोरीन आ रहे हैं। तो आपको सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे जंप कराना पड़ेगा। आपने 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के p के सेकंड वाले में भेज दिया, क्योंकि आपको 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल करने हैं इसलिए। तो ऐसा होने के बाद क्या हुई स्थिति, ये आ गई स्थिति। देखो डार्क वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बोरोन के हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन यहाँ से इसके साथ में ओवरलैपिंग कर रहा है, तो जो लाइट वाले हैं इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन के हैं। तो एक बोरोन का एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का एक फ्लोरीन का, एक बोरोन का एक फ्लोरीन का ओवरलैप हो गया और हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो गया इसके अंदर। तो अब देखो इसमें जो हाइब्रिडेशन हुआ है उसके अंदर
एक तो s ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है और दो p ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक s ऑर्बिटल है और इधर दो p ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, तो इसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो हो गया sp2, ठीक है, एक ऐसे और दो p इसलिए ध्यान रखना लिखते समय आपको sp2 को ऐसे ही लिखना है, sp2। बहुत सारे स्टूडेंट इस 2 को यहाँ नहीं बनाते हैं और वो ऐसे बना देते हैं sp2, वो रॉन्ग है, और ऐसे बनाओगे वो भी रॉन्ग है, ऐसे ही बनाना है आपको sp2, ये सही है, ठीक है, पावर की फॉर्म में आएगा मतलब ऊपर। इससे ये पता लगता है कि एक तो s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। sp2 जब होता है तो ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 का रहता है, ये देखो ये बना हुआ है bf3 का स्ट्रक्चर। तो आपको अगर ज्योमेट्री याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस कंपाउंड का निकालो हाइब्रिडाइजेशन, उससे आपको इसकी ज्योमेट्री पता लग जाएगी क्या होगी। अब हम देखते हैं sp3। sp3 में हमने लिया है कंपाउंड मीथेन CH4। स्टेप्स जो है वही फॉलो करनी है। कार्बन का कितना हो गया, 2s2 2p2 हो गया कार्बन का, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, p में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, तो एक्साइटेड स्टेट में आपको 4 इलेक्ट्रॉनों को सिंगल करना होगा। इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के आगे भेजना पड़ेगा। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन जंप करा के आगे भेजा तो आपके सामने ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, ये देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने भी दिया और एक एक जो डार्क वाले इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के हैं। इस तरीके से के अंदर एक तो s ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है और 3 p ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, sp3 हो गया। sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। ये है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री बन रहा है, वो ये बन रहा है। इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होगी। देखो मैंने आपको एक यहाँ एक बता रखा है कि जो स्टूडेंट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऐसे बनाते हैं वो सब रॉन्ग हैं। तो इस वाली स्ट्रक्चर में और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है किसका, इस बॉन्ड का, ये वाला जो बॉन्ड है वो ये कार्बन के नीचे सीधा ऐसे नहीं आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा जाता है ऐसे। एक बॉन्ड तो ऊपर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होगा, और जो ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा आता है, ठीक है ना, समझाने के हिसाब से आप इसको ऐसे मत बनाना सीधा। sp3 का मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2s2 2p3, ठीक है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, 1s2 2s2 2p3 होता है टोटल, लेकिन हमने आउटर मोस्ट क्या लिखा, 2s2 2p3 लिखा। s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और p में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने, ये होगी इसकी ग्राउंड स्टेट। s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है, अब हमें एक्साइटेड स्टेट बनानी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच है। तो वो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ में, है ना। तो हमें 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब आप खुद देखो कि यहाँ पर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को आगे जंप नहीं कराना है। हमें 3 मिल रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, जंप कराने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग कर लेंगी। तो फिर इसका क्या हुआ, इसने तो बॉन्ड बनाने में पार्ट ही नहीं लिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड में पार्ट लिया ही नहीं। ओके, तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, याद है कि नहीं आपको, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेक पार्ट इन दी बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर। तो ये जो सर्किल बना रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये है लोन पेयर के लिए, ये जो बन रहा है ना, ये लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसने बॉन्ड में पार्ट ली नहीं है, और इसने बॉन्ड में पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जितने इलेक्ट्रॉन जरूरत थे 3 की, वो हमें सिंगल मिल रहे थे इसलिए, तो इसने बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लिया। तो इसके अंदर ये तो है इसमें लोन पेयर, और ये वाले हैं क्या, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इसके अंदर अमोनिया में लोन पेयर भी आएगी। अब आपको यहाँ एक लाइन लिखनी है, ठीक है, जब आप नोट्स बनाओगे तो यहीं एक लाइन डाल दो आप, या फिर कॉपी के सबसे ऊपर इस जगह पे आप लाइन लिख दो, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे कॉपी में ऊपर कॉलम खाली होता है ना, यहाँ ऊपर एक लाइन लिखो आप, इस जगह आपको लाइन लिखनी है यहाँ पे कॉलम के। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना, आप वीडियो के साथ साथ लिखते रहना, या जब आप नोट्स बनाओगे उस समय लिखना। वो लाइन ये लिखनी है कि ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट
of any compound. Geometry and structure are different of any compound due to the presence of lone pair. ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. देखो अभी तक अपन जितने भी ऊपर एग्जांपल देखे ना, उन सब में किसी में लोन पेयर बच नहीं रहा था. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्ट ले रहे थे. लेकिन यहाँ एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है ना. ये वाला एक लोन पेयर यहाँ बचा हुआ है, ये बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहा है. इसलिए अमोनिया में इसकी ज्योमेट्री और इसकी जो स्ट्रक्चर है दोनों का नाम अलग अलग होगा. कैसे होगा वो देखते हैं अपन. देखो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 में ज्योमेट्री फिक्स है, वो बनेगी टेट्राहेड्रल. तो देखो आपने ज्योमेट्री ये बना दी टेट्राहेड्रल, ये इसकी ज्योमेट्री बन गई. 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं और एक लोन पेयर को हमने लोब की फॉर्म में ऐसे बनाया है. ये लोन पेयर को बनाने का तरीका है, ऐसे बना के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दो. ये लोन पेयर को बनाने का तरीका है. तो इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है वो तो क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आ रही है. ऐसे देखो आप, उसमें लोन पेयर भी शामिल होगा. लेकिन जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की तो आपको लोन पेयर को बनाना नहीं है, खाली 2 डॉट लगाने हैं बस. तो ये आपकी हो जाएगा स्ट्रक्चर. और इट्स नेम इज़ पिरामिड शेप. ये देखो आपको पिरामिड जैसे लग रहा है ये वाला, हमने केवल 2 लोन पेयर को एक डॉट से बता दिया बस, और ये पिरामिड शेप लग रही है. तो दोज कंपाउंड्स विच हैव अ लोन पेयर, ओके, देयर ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. sp3 का नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके वाटर. अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, दैट वन इज ऑफ मीथेन. नेक्स्ट वन ऑफ अमोनिया NH3. ध्यान रखना अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट था, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन अमोनिया बट 0 लोन पेयर इज प्रेजेंट इन मीथेन. नाउ व्हाट इज द केस ऑफ वाटर. इन वाटर द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन विच हैव एटॉमिक नंबर 8 and its outermost configuration is 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. okay, that is the complete configuration of oxygen, but the outermost configuration is 2s2 2p4. clear. Now in ground state 2 electrons are present in 2s orbital and 4 electrons are present in 2p orbitals according to Hund's rule. clear. Now in excited state, first of all we find out that how many hydrogen atoms are attached with oxygen, and these are 2 hydrogen atoms which are attached with oxygen. That means we required only 2 single electrons for hybridization with hydrogen atom. clear. And now here already 2 single electrons are present in the ground state. That means the ground state and the excited state is same. okay, and these 2 are lone pair. These 2 are lone pair. In case of ammonia only 1 lone pair is present, but in case of oxygen 2 lone pairs are present on oxygen atom, and 2 hydrogen atoms are overlap with single 2 electrons of oxygen atom. clear. So total 1, that means s orbital, and 3 p orbitals are take part in hybridization. That means the hybridization is sp3. In case of sp3 hybridization the geometry is tetrahedral, that is a fixed. In case of sp3 hybridization the geometry is tetrahedral, okay, with 2 lone pairs. So that is the geometry of water. That is geometry of water with 2 lone pairs. 2 lone pairs are present in such a way and hydrogen atoms are present in such a way. But यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना. मैं वो मिस्टेक सही करवा रहा हूँ आपको. देखो ये जो हाइड्रोजन एटम यहाँ बना हुआ है ना, इसको आपको यहाँ से हटा के इधर बनाना है, ठीक है. और एक लोन पेयर जो आपके आ रहा है, इस लोन पेयर को आपको यहाँ से हटा के और इस लोन पेयर को आपको लगाना है इधर. इस लोन पेयर को आप इधर लगा देना, बस ये आएगा. जो इसकी सही स्ट्रक्चर होगी वो ये हो जाएगी. फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड, एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है. ये इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी, ठीक है. तो ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी, टेट्राहेड्रल हो गई. बट इट्स स्ट्रक्चर इज वी शेप्ड बिकॉज इन स्ट्रक्चर लोन पेयर्स आर नॉट कंसिडर्ड.
तो 2 लोन पेयर आपको इस तरीके से शो करने हैं बस डॉट की फॉर्म में। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्री, ये दोनों के नेम डिफरेंट है बिकॉज हियर 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट हियर। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट केस, दैट इज ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एन एग्जाम्पल इज pf5 phosphorus pentachloride, central atom is phosphorus, atomic number 15, clear, and its outermost configuration is 3s2 3p3, that is the outermost configuration। आपको केवल यही लिखना है, 2s2 2p6 मत लिखना, आप ये मत लिखना, आप केवल ये लिखना 3s2 3p3। ओके, इन ग्राउंड स्टेट gs 2 electrons are present in 3s and 3 electrons are present in 3p, 3s2 और 3p3। ये हो गया 3s के अंदर, ये हो गया 3p के अंदर। ओके, नाउ हाउ मेनी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग विद फॉस्फोरस। तो यहाँ 5 f एटम्स हैं, फ्लोरीन के एटम 5 हैं, तो हमको 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो देखो आप, 3 तो सिंगल हमारे सामने ये हो रहे हैं, 3 सिंगल सिंगल है। अगर मैं 3s के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के आगे भेज दूँ, और आगे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ अ वैकेंट d ऑर्बिटल। ये s है, s के बाद में p आता है, p के बाद में d आएगा, तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल है, दैट इज़ द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें d के अंदर क्या होंगे, 5 ब्लॉक्स होते हैं d के अंदर, ठीक है। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करवा दिया, ठीक है ना। अभी आपको इसको यहाँ नहीं बनाना है। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो डार्क लाइन से बने हुए हैं एक्साइटेड स्टेट में, ये फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे ये फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके आता है और शेयरिंग करता है फॉस्फोरस के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो डॉटेड लाइन वाले जो बन रहे हैं ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम देखें तो जो हाइब्रिडेशन हो रहा है वो किस किस में हो रहा है, एक तो s ऑर्बिटल है, इसमें 3 p ऑर्बिटल्स हैं, और एक क्या है इसके अंदर, d ऑर्बिटल है। तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, s 3 p के हैं तो p3, और एक d का है तो d। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ है, sp3d। देखो आप, sp3d हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री कौन सी बनती है इसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिड tbp, और बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों बनते हैं। अब देखो pf5 की जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्री वो क्या है, देखो इसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ओके, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट दैट मीन्स दी ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर इज सेम। ये देखो ट्राइगोनल तो ये बन रहा है, ये तो है आपके ट्राइगोनल, ये बन गया ट्राइगोनल, ठीक है। और एक फॉस्फोरस ऊपर है, एक फॉस्फोरस नीचे है, तीन फॉस्फोरस और ट्राइगोनल की फॉर्म में, तो ये ट्राइगोनल। और एक ऊपर पिरामिड बन रहा है ये वाला, और एक नीचे पिरामिड बन रहा है ये वाला। इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री क्या हो रही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो जो ऊपर जो फॉस्फोरस है और नीचे जो फॉस्फोरस है, ये इस प्लेन के साथ में, ये प्लेन में है, ठीक है। इस प्लेन के साथ में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इन ट्राइगोनल के अंदर तो 120 डिग्री का एंगल ही होगा, ठीक है। तो ये pf5 की क्या होगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। अब आपके लास्ट आता है sp3d2। इसमें क्या होगा, एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन लेंगे। एग्जाम्पल इज SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, उसके अकॉर्डिंग 3s2 3p4 इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, आउटर मोस्ट वाला 3s2 3p4। अब देखिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल और 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, तो 3p में 4 हो गए। अब देखिए हमें f6 है, तो हमें सिंगल कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सिंगल करने हैं। तो हमें यहाँ एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से आगे जंप कराना पड़ेगा। एक आपने 3s से जंप कराया वैकेंट d ऑर्बिटल्स के अंदर आगे, और एक हमने 3p का ये जो डबल बन रहे हैं इस डबल में से एक को आगे जंप करा दिया। तो देखो 2 सिंगल सिंगल इधर आ गए आपके, तो टोटल कितने सिंगल हो गए, 6 सिंगल टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इन सब के साथ में शेयरिंग होती है 6 f इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो कंप्लीट इसमें हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या क्या हो रहा है देखो, 1s 3p और 2 d ऑर्बिटल। तो इसको क्या कहेंगे हम, एक तो हो गया s sp3d2। तो इसमें कंप्लीट हाइब्रिडेशन क्या हुआ है, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। ये देखो SF6 की ज्योमेट्री ये रही, लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट। ये सल्फर है, ये प्लेन में है, सल्फर के अंदर ये चीज़ जो आ रही है ये प्लेन में आ रही है। 4 फ्लोरीन तो उसके प्लेन में लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है ऊपर वाले फ्लोरीन से, एक पिरामिड नीचे बन रहा है नीचे वाले फ्लोरीन से। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आगे बात समझे आपको, तो दैट इज द कंप्लीट
अबाउट हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2। तो आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए पहले ये निकालना है, फिर ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में देखना है आपको कि कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हमको करने होंगे। उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट बना के कहाँ कहाँ इसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन। फिर ये चीज़ फिक्स है कि जो हाइब्रिडेशन आएगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इफ लोन पीरियड इज प्रेजेंट देन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर इज चेंज बट अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। इसके हिसाब से हम हाइब्रिडेशन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आपके कट चुका है ना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया है, MOT थ्योरी को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, वो आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? ओके।